एपिसोड आप लोग को बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोयान को इस कॉन्टिनेंट के पावर लेवल्स पता चलते हैं एल्केमी के, और यहाँ पे पावर लेवल्स जो थे वो 1 to 10 थे। वन स्टार एल्केमिस्ट को नो एल्केमिस्ट कहते हैं, लेकिन उसके बाद आता था येलो एल्केमिस्ट, उसके बाद मिस्टीरियस एल्केमिस्ट, देन ग्राउंड एल्केमिस्ट, देन हेवनली एल्केमिस्ट, और सबसे लास्ट में आता था डार्क एल्केमिस्ट। स्पिरिचुअल पावर को भी यहाँ पे 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था, आर्टिस्टिक, वर्ड और रीजन। जिसके बाद ये सब चीजें जानने के बाद और कुछ देर तक उनसे बात करने के बाद जोयान वापस से अपने रूम में आ जाता है। वहाँ उसे वापस से एम्परर मिंग मिलते हैं जो जोयान को एक रैंक 3 की पिल देते हैं, जो की रैंक 2 से रैंक 3 में ब्रेक थ्रू करते टाइम ट्रैबुलेशन से बचाती थी, जिसपे जॉन उसे रख लेता है और इसके बाद उन्हें विदा करता है और गोल्डन टावर के अंदर एंटर हो जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। और ये एपिसोड मैंने वहीं पे एंड किया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जैसे ही जोयान उस गोल्डन टावर के अंदर एंटर होता है तो एक फैमिलियर सी फिगर और आज जोयान को फील होता है, और चारों तरफ की लाइट एक जगह पर कंडेंस होते हुए जान लाओ जोयान के पास अपेयर होते हैं। तभी जान लाओ कहता है, मैंने हजारों सालों से एम्परर टियर की मेडिसिनल पिल नहीं देखी, न ही इसके बारे में सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा लो लेवल की पिल होगी। ये सुनकर तो जॉन तुरंत ही कहता है, लो लेवल की? जॉन को पता था कि हालांकि ये डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर लो ग्रेड की मेडिसिन पिल है, लेकिन अभी भी 1 स्टार डाउडी के लिए ये बहुत काम की है, और कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि ये लो ग्रेड पिल होगी, केवल एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट को छोड़कर। और अगर कोई पर्सन एक एल्केमिस्ट नहीं है तो वो चाहे किसी किंगडम का किंग ही क्यों ना हो, वो भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में उसके सामने का नीले कलर का कपड़ा पहने हुआ ये ओल्ड मैन कह रहा था कि ये पिल लो लेवल की है। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है, सीनियर क्या आप भी एल्केमिस्ट हैं? जिससे मिस्टर झान जोयान की तरफ देखते हैं और ईगोफुल तरीके से एरोगेंटली कहते हैं, एल्केमिस्ट ये क्या होता है? यहाँ तक कि आपका ये हाई रैंक का मेडिसिन पिल ये भी मेरी नजर में कुछ नहीं है। एम्परर रैंक की 2, रैंक 3 ये सब भी बकवास हैं। ये सुनकर तो जॉन खासने लगता है कि ये खूसड़ बुढ़ा ये है कौन सी चीज और किस चक्की का आटा खाता है जो इसके लिए हर कोई चीज बेकार थी। इस टाइम पे जॉन को जान लाओ के बारे में आइडेंटिटी भी नहीं पता थी, न ही जॉन उसके औरे का पता लगा रहा था। इसलिए जॉन थोड़ा सा शक भरी नजरों से पूछता है, तो फिर आप क्या हो क्या चीज आप? हालांकि तभी जान लाओ कहता है, 3rd फ्लोर। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम महसूस नहीं करोगे कि तुम्हारा जियोलॉन्ग जो एंसेस्टर वो कितना पावरफुल है। जब जोयान इन वर्ड्स को सुनता है तो उसके तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता कि आखिरकार ये बंदा कहना क्या चाहता है। लेकिन जोयान की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ये गोल्डन टावर था इसे 22 मंजिलों में डिवाइड किया गया था, और दूसरी जो मंजिल थी वो स्किल लेवल थी, और तीसरी जो मंजिल थी, और उसे अचानक से याद करते ही जॉन काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि तीसरी मंजिल मेडिसिन इंग्रेडिएंट की लेयर थी। और ये सोचते ही जॉन की आंखें साइन होती हैं, और जॉन इस टावर के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है क्योंकि ये टावर वास्तव में कल्टीवेशन करने के लिए काफी अच्छी चीज थी। साथ ही जॉन फील कर रहा था कि कोई चीज है जो इस टावर को अब्सॉर्ब सा कर रही है। तभी जान लाओ कहता है, हाँ कड़ी मेहनत करो छोटे साथी, जब तुम्हारी ताकत स्ट्रांग होगी तभी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें खोजने का वेट कर रही हैं। इसलिए तुम पहले अपने पिल को अब्सॉर्ब करो और फिर 2nd फ्लोर पर जाओ। जिस पे जॉन सहला था क्योंकि पहली मंजिल के कंपैरिजन में दूसरी मंजिल में कल्टीवेट करना और भी ज्यादा अच्छा था। साथ ही जॉन को पता था वहाँ पे उसका फ्लेम मंत्र वो और भी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाएगा, और उसे पता था कि अगर ये उसके फ्लेम मंत्र के लिए नहीं होता तो शायद वो आज इस मुकाम तक पहुँच ही नहीं पाता। जिसके बाद जोयान धीरे धीरे गोल्डन टावर के सेंटर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे गोल्डन लाइटिंग के साथ एक गोल्डन फिगर बैठी हुई होती है, और ये लॉन्गी था जिसने गोल्डन टावर में जॉन से पहले एंटर किया था। और जब जोयान लॉन्गी को देखता है तो उसकी आंखें भी गोल्डन शाइन करने लगती हैं क्योंकि बंदा चमचमा रहा था। जिसके बाद जॉन रिलैक्स होकर स्माइल करता है। साथ ही जोयान आगे बढ़ता जाता है, और टावर में जितना वो अंदर बढ़ते जा रहा था जॉन फील कर रहा था कि कदम दर कदम टावर के अंदर का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जोयान को पता था कि प्रेशर जितना भी ज्यादा होगा उसे प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। जिसके बाद जॉन कहता है, ये गोल्डन टावर वास्तव में काफी अजीब है। और इसके बाद जॉन सही जगह खोजने के बाद चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। जिसके बाद जोयान वहाँ पे अपनी मेडिसिनल पिल को निकालता है और उससे इटर्नल पिल को अपने हाथ में रख लेता है। साथ ही जॉन उसके अंदर की रिच एनर्जी को फील कर सकता था। जॉन देख सकता था कि इसके आसपास काफी सारे मिस्टीरियस पैटर्न थे और ऑरा काफी वियर्ड था और पावरफुल। जिसके बाद जॉन अपने एक्साइटमेंट को अब और देर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उस पिल को उठाता है और तुरंत ही अब्सॉर्ब कर लेता है, और उस पिल के साथ एक पावरफुल एनर्जी स्टॉर्म जोयान की बॉडी के अंदर चला जाता है। तभी शांत चेहरे के साथ जॉन अपने हाथों से हैंड फ्रेंड सील बनाता है और धीरे धीरे अपने ऑरे को स्टेबल करने लगता है, और उसी के साथ जॉन के बॉडी के अंदर की काफी रिच स्ट्रॉन्ग ओरिजिन कोई और पावरफुल पावर जोयान को फील होने लगती है, जिसे जॉन पागलों की तरह रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही इस टाइम पे इस टावर के अंदर का माहौल भी काफी आसान था, लेकिन तभी अचानक येलो कलर की एनर्जी काफी वाइल्डली बाहर निकलती है और लगातार जॉन की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती है और जोयान की बॉडी के अंदर एंटर होने लगती है। दूसरी तरफ उस पिल की पावरफुल एनर्जी भी पूरी तरीके से ब्लास्ट होती है और जॉन की बॉडी की लगभग मेरिडियंस को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर जॉन काफी हैरान भी होता है कि वास्तव पे एम्परर ग्रेड की पिल की
पावर उम्मीद के अकॉर्डिंग थी। तभी अचानक उसकी बॉडी से एक धीमी आवाज आती है और यह एनर्जी उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट और पूरी बॉडी में खलबली मचाने लगी थी। जिसके बाद यह एनर्जी जोयान की डेंटियान में ब्लास्ट करती है, लेकिन जोयान के ओरिजिन को उसकी तुरंत ही मरम्मत भी कर रही होती है और पूरी बॉडी इस पिल की एनर्जी को कंटिन्यू अब्सॉर्ब करने की पूरी कोशिश कर रही थी। साथ ही जोयान ने जब ब्रेक थ्रू किया था तब जोयान का ऑरा फुल्ली स्टेबल तो नहीं था, लेकिन अब जोयान का ऑरा काफी ज्यादा स्टेबल हो गया था। साथ ही यहाँ की पावरफुल एम्परर कोई येलो कलर की एनर्जी के साथ जोयान की बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी और जोयान की येलो कलर की फ्लेम इसे रिफाइन कर रही होती है। साथ ही इस नेचुरल मेडिसिनल एनर्जी को रिफाइन किया जा रहा होता है, लेकिन ये काफी ह्यूज क्वांटिटी में होती है, जिससे जोयान की मेरिडियंस और नसें काफी ज्यादा भरी हुई फील कर रही होती है। और कई घंटों के बाद जोयान की बॉडी के अंदर की आखिरकार ये एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती है और जोयान की बॉडी के जो एनर्जी क्लस्टर थे वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ठोस दिखाई दे रहे होते हैं। हालांकि इस पिल का रिफाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद जोयान देख सकता था कि ये एनर्जी अभी भी उसकी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी है और ऐसा कहा जा सकता था कि एम्परर ग्रेड की पिल उसके लिए अब किसी भी काम की नहीं है। और उस टाइम पे झान लाओ ने जो कहा था कि ये पिल काफी लो ग्रेड की है, अब जोयान को समझ में आया था उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि इसके अंदर की एनर्जी उसके काम की नहीं थी। जिसके बाद जोयान के मुंह खोलते ही व्हाइट कलर की हवा बाहर निकल जाती है और जोयान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो खुद से ही कहता है ऐसा लगता है कि अब एम्परर ग्रेड की पिल मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। हालांकि इनका इफेक्ट काफी अच्छा है, लेकिन मेरे लिए ये काफी बेकार है। जिसके बाद जोयान अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर को फील करता है तो जोयान कहता है ये पिल शायद नॉर्मल 1 स्टार डाउडी लेवल के बंदे के लिए काफी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वह उसके अनबैलेंस्ड ऑरे को बैलेंस कर सकती है, जो कि बुरी नहीं है। जिसके बाद जोयान खड़ा होता है और यहाँ का जो प्रेशर था वो भी अब तक गायब हो गया होता है और कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद जोयान इस टावर के सेंटर पर नजर डालता है। तभी दूरी पर झान लाओ कुछ देर तक जोयान की तरफ देखते ही जोयान के पास आ जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं बच्चे अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, अब तुम्हारी ताकत 2nd फ्लोर पर जाने वाली है। इससे जोयान की आंखें तुरंत ही साइन होती हैं कि दूसरा फ्लोर स्किल फ्लोर है, लेकिन मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। और क्या कोई ऐसी स्किल या कोई टेक्निक है जो मेरे फ्लेम मंत्रा से भी आगे निकल सकती है? इस टाइम पे जोयान काफी क्यूरियस होता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपना सिर हिलाकर लाइट की एक रेज में बदलता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जोयान सामने की लाइट की तरफ पहुंचते ही उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील कर सकता था, लेकिन इस पावरफुल एनर्जी का जोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ जोयान पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जोयान तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद जोयान सीधा ही उस लाइट के लेयर पे कदम रखता है और जैसे ही जोयान कदम रखने ही वाला था तभी एनर्जी एक साथ कांपते हुए इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे कि वो जोयान को एंटर होने से रोकना चाहती हो। साथ ही इस लाइट की रेस का प्रेशर का सामना करते हुए जोयान की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो तुरंत ही कहता है डॉन को रोकना मुमकिन ही नहीं, डॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। और जोयान थोड़ा सा पीछे जाते ही एक साथ अंदर हो जाता है स्पीड के साथ। और जैसे ही जोयान अंदर कदम रखता है तो एनर्जी लेयर बाय लेयर साइन होती है और जोयान की फिगर यहाँ से गायब हो जाती है और ये सेम लिफ्ट की जैसा ही था जो इस लेयर से दूसरी लेयर पे जोयान को ले जाने वाला था। तभी जोयान को जाता हुआ देखकर झान लाओ तुरंत ही कहता है कितना अच्छा छोटा लड़का है और ये कितना जिद्दी भी है, और स्माइल करते हुए उनकी आंखें तारीफ से भरी हुई होती हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम वास्तव में इस गोल्डन टावर की इनहेरिटेंस को पा सकते हो और उसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। और अकेले में से बड़बड़ाते हुए वो बोलना एंड करता है और कोई लेयर्स में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जोयान की आंखें अचानक ही साइन होती है और उसके सामने की लाइट रेस गायब होती है और जोयान के सामने एक काफी सुंदर सा सीन भी काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है। जिसके बाद जोयान देख सकता था यहाँ पे लाइट बॉल काफी सारी उड़ रही होती हैं। तभी जोयान एक्साइटेड होकर एक एनर्जी लाइट बॉल को पकड़ लेता है तो उस लाइट बॉल के अंदर उसे एक स्क्रॉल दिखाई देता है। जिसके बाद जोयान पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है हेवनली रैंक फैंटम आर्ट। ये देखकर तो जोयान की आंखें साइन होती हैं और वो अपने चारों तरफ उड़ने वाले एनर्जी लाइट ग्रुप्स को देखने लगता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि केवल एनर्जी ग्रुप नहीं थे जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, बल्कि ये सभी के सभी स्किल्स थी और वास्तव में ये सभी हेवनली रैंक तक पहुंच चुकी थी। भाई दूसरे कॉन्टिनेंट में हेवनली रैंक सबसे सुप्रीम रैंक थी, यानी तियान रैंक। और जोयान इन्हें देखकर कैसे सरप्राइज नहीं हो सकता था, इसलिए जोयान की आंखें तुरंत ही सिकुड़ जाती है। कितने सारे हेवनली स्किल्स होने का क्या मतलब है, यहाँ तक कि जो क्लेन में भी शायद मुट्ठी भर ही हेवनली स्किल होंगे। तभी उसके बगल में एक फिगर फिर साइन होती है जो कि झान लाओ होता है और जोयान को सरप्राइजिंग देखकर वो तुरंत ही कहता है तियान टाइप टेक्निक्स अब तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा काम की नहीं है और वैसे भी इनके वॉल्यूम अब उतने यूजफुल नहीं है। ये सुनकर तो जोयान चौंक जाता है कि क्या इस खूसर बुड्ढे के लिए सभी चीजें बेकार हैं? इनमें से कोई एक स्क्रोल अगर डुकी कॉन्टिनेंट में रख दिया जाए तो पूरा कॉन्टिनेंट लड़कर मर जाएगा और ये बंदा कह रहा है कि ये स्क्रोल उतना काम का नहीं है। जिसके बाद जोयान हेल्पलेस तरीके से इशारा सिर हिलाता है और उस डायरेक्शन पे चल देता है जहाँ पे झान लाओ ने इशारा किया था और ऊपर ध्यान से देखता है तो जोयान देख सकता कि उस जगह पर 4 लाइट की रेज या लाइट बॉल्स
उड़ रही होती हैं और उनके अंदर एक स्किल होती है। जॉन उन चारों को देखता है तो जॉन देख सकता था कि हल्के ब्लूइश कलर के होते हैं और यही रियल पावरफुल टेक्निक्स होने वाली थी। साथ ही जॉन इन चारों में से एक को फील कर सकता था जो कि फायर एट्रीब्यूट का भी था, इसलिए वो तुरंत ही उस स्कारलेट रेड बॉल की तरफ देखता है जिससे उसे फायर एट्रीब्यूट फील हुआ था और ये ब्लू कलर की एनर्जी से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस टाइम पे जो यान की तरफ अनगिनत बॉल्स घूम रही होती हैं और इतनी सारी स्किल्स को देखकर तो जॉन भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद जॉन धीरे से उस स्कारलेट रेड कलर की बॉल के सामने चला जाता है और अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ा देता है और जैसे ही जॉन उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वो स्क्रोल जो स्कारलेट रेड कलर की लेयर से घिरा हुआ था उसके फ्लक्चुएशन के साथ जॉन के माथे से ठंडा पसीना बहने लगता है और जॉन को ऐसा फील होता है जैसे कोई पावरफुल प्रेशर उसे सप्रेस कर रहा हो। और जैसे ही जॉन की हथेली उस लाइट बॉल को छूने ही वाली थी और जो यान का मन कर रहा था कि वो इसे पीछे कर ले, लेकिन तभी अचानक वो एनर्जी लेयर लाइट के एक बॉल में बदलकर जॉन की बॉडी के अंदर चली जाती है और ये देखकर तो जान लाओ के होश ही खराब हो जाते हैं और उसके इंप्रेशन ही बदल जाते हैं और वो तुरंत ही कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये स्किल इस बच्चे को इतनी जल्दी पहचान लेगी और इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी। और इस टाइम पे जो यान के दिमाग में काफी ह्यूज क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन आने लगती है जिससे जॉन का सिर ही भिन आने लगता है और तुरंत ही वो वहाँ पे पालथी मारकर बैठ जाता है और इस इंफॉर्मेशन को एक एक करके बैलेंस करने लगता है। जिसके बाद जो यान के दिमाग में दो बड़े वर्ड दिखाई देते हैं, बाजी तियानजू, और साथ ही इसकी काफी ज्यादा हार्ड इन्फॉर्मेशन को जॉन धीरे धीरे बैलेंस कर लेता है। और इस बर्ड के साथ ही जॉन काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है क्योंकि जॉन को फील हुआ था ये उसके फ्लेम मंत्रा से रिलेटेड कोई चीज थी। इसलिए जॉन कहता है फ्लेम मंत्रा, क्या वास्तव में ये एक फ्लेम मंत्रा है? जॉन के मन में जैसे ये थॉट आता है कि यहाँ पे फ्लेम मंत्रा क्यों है। और इस टाइम पे जॉन हैरान और सरप्राइज होता है कि वो केवल कुछ ही टाइम के अंदर इस कॉन्टिनेंट में आया था, लेकिन उससे जुड़ी हुई इतनी सारी चीजें इस कॉन्टिनेंट में उसे क्यों मिल रही थी। सबसे पहले एक अननोन मिस्टीरियस बीस्ट ने उस पर अटैक कर दिया था, उसे एक पर्सन द्वारा बचाया गया। जिसके बाद उन्हें एम्परर मिंग द्वारा यहाँ लाया गया। फिर रास्ते में एक ट्राइब द्वारा उस पर अटैक किया गया। फिर जोक्लेन में 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर मिला जिसकी उसने डुइकी कॉन्टिनेंट में सोल इकट्ठा की थी। इसके बाद ये मिस्टीरियस गोल्डन टावर और इसके बाद टावर के अंदर ये मिस्टीरियस स्किल। हालांकि वो पहली बार डाउडी कॉन्टिनेंट में आया था, लेकिन इतनी सारी सीक्रेट्स को याद करते हुए जॉन काफी हैरान होता है। जिसके बाद जो यान कहता है ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। इमोजी आओ, चलो तुमसे शुरुआत करते हैं, तुम मेरे पहले शिकार हो। और ऐसा कहते हुए जॉन की आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट और झलक पड़ता है क्योंकि उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे पता था कि उस पर अटैक करने वाला बंदा मोजियाओ से ही रिलेटेड था। जिसके बाद जॉन वापस से अपने होश में आता और इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से बैलेंस करता और कहता है बाजी तियानजू ये फ्लेम मंत्रा का दूसरा पार्ट है। सॉरी, ये बताते हैं जान लाओ। बाजी तियानजू ये है फ्लेम मंत्रा, दूसरा है कोल्ड ज्यू, तीसरा है पावर ज्यू, चौथा है थंडर ज्यू, पांचवा है डैमेज ज्यू, छठवां है वायु हुआ तियान ज्यू। तभी जॉन कहता है बाजी तियानजू ये वास्तव में काफी अजीब है, मुझे इसका लेवल नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है ये तियान लेवल से तो हाई लेवल का है। और ये चीज पहले ही जॉन को चौंका देने के लिए काफी थी। साथ ही जॉन को पता था ये तियानजू जो कि 8 स्ट्रॉन्ग ज्यू यानी कि मंत्रास में से थे उसमें से एक था। साथ ही जॉन ने फ्लेम मंत्र जिसे यहाँ पे फेंग ज्यू कहते हैं वो भी उनमें से एक था। साथ ही बाजी तियानजू इसमें केवल जो यान के फ्लेम मंत्र के बारे में ही जानकारी थी, बाकी के 7 ज्यू के बारे में इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और ये इंफॉर्मेशन जॉन के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बन गई थी क्योंकि अब तो भाई हमें सारे चाहिए। साथ ही जो यान ने अपने हाथ के बाजी तियानजू को देखते हुए एक चीज तो पाई थी कि ये फ्लेम मंत्र से काफी ज्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि फुल और कंप्लीट फ्लेम मंत्र का मेथड लग रहा होता है। जिसके बाद जोयान अपने डोकी को बदलने की पूरी कोशिश करता है जिससे जोयान की मेरिडियंस कई मेरिडियंस में डिवाइड हो जाती हैं और जोयान की बॉडी अचानक से कांपने लगती है और उसके अंदर की जो फ्लेम होती है वो फ्लक्चुएट होने लगती है। जिसके बाद जोयान की अलग अलग हेवनली फ्लेम से बनकर मिली हुई फ्लेम वो अजीब तरीके से कांपते हुए धीरे धीरे येलो कलर में बदलने लगती है। जिसके बाद जॉन कहता है ये वास्तव में फ्लेम की फ्यूजन टेक्निक का इफेक्ट है। और इस तरीके से जॉन ये देखकर काफी हैरान भी होता है कि उसकी ओरिजिन कोई और डेंटियान वो नेक्स्ट लेवल पर ही प्रमोट हो गई थी और जॉन इस टाइम पे कोई और इसे भरा हुआ फील कर रहा होता है। तभी जान लाओ जोयान को कल्टीवेट करते हुए देखकर उसकी बॉडी के चेंजेस को फील करते हुए कहता क्या इस लड़के ने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। और वो काफी ज्यादा खुश होकर जोयान की बॉडी के चेंजेस को देख रहा होता है। और इस टाइम पे जोयान को अपने ऑरे और बॉडी को चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और 4 घंटे बाद लाइट के रेस के नीचे बैठा जोयान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। और इस टाइम पे उसका कोई और पूरी तरीके से उसके मेरिडियन के अंदर इकट्ठा हो गया होता है जो कि काफी स्लो स्पीड से बह रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे कल्टीवेट करते हुए जॉन ने पाया था कि उसकी बॉडी के अंदर अभी काफी सारी और भी मेरिडियंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही उसने पाया था कि उसकी बॉडी के अंदर की सेंसेस, स्पिरिचुअल पावर, नॉर्मल पावर सब में काफी अच्छा सुधार हुआ था। साथ ही जॉन अपनी स्किन के नीचे मिस्टीरियस जालीदार पैटर्न फील कर सकता था। साथ ही इस नए फ्लेम मंत्र को कल्टीवेट करने के बाद जॉन ने पाया था कि उसकी बॉडी की नई मेरिडियंस है, लेकिन ये पिछले फ्लेम मंत्र से काफी ज्यादा मिलती जुलती। साथ ही जॉन की स्किन काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है और नई मेरिडियंस के कारण ही
उसे अपनी स्किल के कारण नीचे बिल्कुल नसों का एक जाल फील हो रहा था। जिसके बाद जॉन प्लग झपकते ही उन स्किल्स की लेयर को देखता है जो काफी ज्यादा ब्राइट लग रही थी। तो ओल्ड जान भी स्माइल करते हैं क्योंकि जो यान के द्वारा फ्लेम मंत्रा का कल्टीवेट करने के बाद उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर और सेंसेस में काफी अच्छा सुधार हुआ था। साथ ही उसके कैओस होली फ्लेम में और उसके चारों ओर कई और भी छोटी छोटी फ्लेम्स इकट्ठा हो गई थी। जिसके बाद ओल्ड जान स्माइल करते हुए कहते, क्या तुम नए फ्लेम मंत्रा को मास्टर करने में सक्सेसफुल हुए हो? जिस पे जॉन अपना सिर हिलाते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके सामने उसके हाथ के ऊपर एक छोटे से वॉलीबॉल के साथ एक जाल जैसी डुकी के ऊपर एक फायर ड्रैगन दिखाई देता है जो यान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। और जॉन उस फायर ड्रैगन को देखता है तो स्माइल करता है और उसके हाथ के हल्के से फ्लक्चुएशन से वो फायर ड्रैगन एक बार फिर से गायब हो जाता है। जिसके बाद जॉन कहता, ओल्ड जान, ये बाजी त्यानजुया की न्यू फ्लेम मंत्रा किस स्किल पर है और इसके अंदर एक बर्निंग टेक्निक क्यों है? इस टाइम पे जॉन काफी सरप्राइज था और अकेले इस बात को अगर हटा दिया जाए कि ये न्यू फ्लेम मंत्रा किस लेवल पर था, तो जिस बात ने जॉन को सबसे ज्यादा हैरान किया था वो ये थी कि वास्तव में 8 फ्लेम मंत्रास में से एक था और इनके अंदर खुद की एक स्किल भी थी। तभी ओल्ड जान कहते हैं, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मैं भला किससे पूछूं? वैसे भी मुझे केवल इतना ही पता है कि ये चीज खुद ब खुद अपग्रेड हो सकती है। तभी जॉन कहता है, ये वास्तव में और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जो यान की तो आंखें सिकुड़ जाती हैं कि उसका अंदाजा वास्तव में अच्छा था। और जान लाओ ने जो सुना उसे सुनकर तो जो यान खड़ा हो जाता है कि उसकी ये टेक्निक भी फ्लेम मंत्रा की ही तरह आगे के लेवल्स में बढ़ सकती है, अलग अलग फ्लेम्स को स्वेलो कर सकती है। तो जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, क्या ये फ्लेम मंत्रा भी फ्लेम्स को स्वेलो करके ही यानी कि स्काई फायर को स्वेलो करके ही अपग्रेड हो सकता है? ये सुनकर ओल्ड जान तुरंत ही हिलाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे उस पुराने फ्लेम मंत्रा की तरह नहीं है जो आधा अधूरा था। ये आपकी कैओस होली फ्लेम को वापस इकट्ठा करने पर भी विकसित हो सकता है, यानी कि अपग्रेड हो सकता है। यहाँ तक कि अलग अलग एक्सट्रीम बॉर्डर्स यानी कि 8 एक्सट्रीम बॉर्डर्स या कि 8 टेक्निक्स जिन्हें आप जानते हैं, उनमें से हर एक मेथड अनबीटेबल स्किल से रिलेटेड है। इसलिए आप उन 8 के 8 एक्सट्रीम बॉर्डर्स या कि वो ऑटो फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका 3 अजीब चीजों को सॉल्व करना है। साथ ही ओल्ड जान ने जो 3 चीजें बोली उस वर्ड को उन्होंने काफी स्लो कहा था। जिसके बाद वो कहते हैं, ये तीनों अजीब चीजें पूरे ही डाउडी कॉन्टिनेंट में हर एक पर्सन द्वारा जानी जाती हैं, जिसमें से पहली चीज है छोटे साथी स्काई फायर, जिसे आप जानते हैं। फिर है घोस्ट स्पिरिट और लिंग इन, और ये तीनों ही चीजें हेवन और अर्थ की एनर्जी से क्रिएट होती हैं, जिन्हें ढूंढना भी बहुत कठिन है, यहाँ तक कि लगभग इम्पॉसिबल। साथ ही इनके अंदर अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी भी है, इसलिए से नॉर्मल पर्सन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हर बार जब आपको इनकी पावर को बढ़ानी है तो आपको इन्हीं 3 अजीब चीजों को प्राप्त करना होगा और उन्हें स्वेलो करना होगा, और आप इनमें से एक के भी बिना इसे अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अब आप जानते हैं कि इसे आगे के लेवल्स पे प्रमोट करना कितना ज्यादा मुश्किल है। ओल्ड जान की तरफ देखते हुए तो जॉन की बॉडी ही थोड़ी सी हिलने लगती है और वो काफी हैरान होते हुए कहता है, स्ट्रेट इसे अपग्रेड करना तो वास्तव में काफी ज्यादा कठिन है और ये इन 3 अजीब चीजों पर निर्भर है, तो इन्हें कैसे आगे के लेवल्स पर प्रमोट किया जा सकता है? और आखिरकार वो कौन सा बेवकूफ पर्सन था जिसने इतने ज्यादा खतरनाक टेक्निक को क्रिएट किया जैसे कोई दूसरा पर्सन कल्टीवेट ही न कर पाए? तभी जान लाओ कहता है, इस कॉन्टिनेंट में टेक्निक्स का स्वाभाविक तौर पर एक हाई लेवल होता है। साथ ही आपने जो हेवनली लेवल देखा है वो डी जो जैसे जगह पर रेयर नहीं है, और अगर इसे मैं पूरे कॉन्टिनेंट पे रखूं तो ये कचरे जैसा होगा। इसके बाद है सेंट लेवल, डोमेन लेवल और लिमिट लेवल। ये कुछ वो स्किल्स हैं जो कि कॉन्टिनेंट के लॉर्ड को वास्तव में चुन सकते हैं। और एल्डर जान ऐसे तारीफ कर रहे होते जैसे इस लेवल के जो स्किल्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर हो। और अपने टर्की ने तो अपनी जिंदगी में केवल तियान रैंक ही देखी थी, इसलिए जॉन इन तीनों को याद कर लेता है, होली रैंक, डोमेन रैंक और लिमिट रैंक। होली एसेंट एक ही है। जिसके बाद जॉन ये सोचता है कि आखिरकार प्रेजेंट टाइम वाला फ्लेम मंत्रा किस रैंक पर था, लेकिन अगर यहाँ की रैंक यहाँ से स्टार्ट होती है तो उसका प्रेजेंट टाइम का फ्लेम मंत्रा होली रैंक पे होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट और फुलफिल था, तो उसे हेवनली रैंक के तो आगे ही होना चाहिए था। तभी ओल्ड जान एरोगेंटली स्माइल करते हुए कहते हैं, होली रैंक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि होली रैंक इतनी ज्यादा इजी है? ये अभी भी बहुत दूर है। हालांकि आपका जो प्रेजेंट टाइम का फ्लेम मंत्रा है वो हेवनली रैंक से थोड़ा ही ज्यादा आगे है, लेकिन ये अभी भी होली रैंक से बहुत दूर है छोटे साथी। तभी जॉन कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अगर तीनों अजीब चीजों को सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा फ्लेम मंत्रा होली रैंक पर प्रमोट हो जाएगा? जो यान को उम्मीद नहीं कि ये कल्टीवेशन मेथड जो कि अभी भी होली रैंक पे नहीं पहुंचा था, जॉन इस बकवास टेक्निक को कल्टीवेट नहीं करना चाहता था। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर कोई बंदा एक दूसरे से फाइट कर रहा था। वहाँ पे जॉन इन 3 अजीब चीजों को कहाँ पे ढूंढता रहेगा? तभी ओल्ड जॉन कहते हैं, अगर आप इन तीनों अजीब चीजों को स्वैलो कर लेते हैं तो आपका फ्लेम मंत्रा स्वाभाविक तौर पर अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये होली रैंक तक नहीं पहुंचेगा। ये देखकर जॉन कहता है, मतलब? तो ओल्ड जॉन को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता ही है छोटे साथी कि हर एक स्किल लो लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर हाई लेवल पर प्रमोट होती है, तो सेम ये भी लो लेवल से हाई लेवल पर अपग्रेड होगा। जिसपे जॉन सिर हिलाते हुए कहता है, मैं समझ गया कि ये 8 फ्लेम मंत्रास किस तरीके से प्रमोट होंगे। जिसपे जान लाओ तुरंत ही कहते हैं, लड़का होशियार है।
तभी जॉन कहता है इसे होली लेवल तक कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, मतलब मुझे 3 फ्लेम, 3 स्पिरिट और 3 लिंग इनको अब्सॉर्ब करने के बाद मैं इसे होली रैंक पर पहुंचा पाऊंगा। 6 के बाद ये डोमेन और लास्ट में हेवन या की बॉर्डर लेवल। लेकिन आपने कहा कि आप इस स्किल के लेवल्स को नहीं जानते। तभी जानलाओ कहता है बकवास छोटे साथी, अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं करते तो ये आगे के लेवल पर प्रमोट नहीं होगा और ये कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो समझने में। और अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो कर सकते हैं तो कौन जानता है किसका लेवल किस लेवल पर जाएगा। साथ ही आपने जो कहा लिमिट लेवल, मैंने इस लेवल का कोई भी स्किल आज तक नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक इस फ्लेम मंत्रा की बात है मैं बस इतना कह सकता हूँ, इसे उस लेवल तक पहुँचाना कोई भी बड़ी बात नहीं और ये ऑब्वियसली उस लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। और ऐसा कहते हुए अपनी दाढ़ी को सहला रहे होते हैं और इसके बाद कहते हैं हाँ, लेकिन लिमिट लेवल तक इसे पहुँचाने के लिए आपको टोटल 21 स्काई फायर्स, घोस्ट स्पिरिट और स्पिरिचुअल सील्स को फॉलो करना होगा। और भले ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी सारी अजीब चीजें हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इम्पॉसिबल है और उन सभी को फॉलो करना। खैर, मैं नहीं जानता कि आप ऐसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो लेजेंडरी लेवल आप उसे ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जिसके बाद वो कहता है हालांकि 3 अजीब चीजों को फॉलो करना इम्पॉसिबल नहीं है जो 8th लेवल तक फुल्ली अपग्रेड हो चुकी हैं, लेकिन ये पॉसिबल है या नहीं ये आप पर डिपेंड करेगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। लो भाई, इसमें तो फ्लेम मंत्र बता रहा था, तो यहाँ पे भी फ्लेम मंत्र की कुछ अलग ही स्टोरी है। तभी जोयान थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन जानलाओ तभी कहता है मुझ पर भरोसा करो। और जॉन जब सुनता है कि यह अभी भी पॉसिबल है तो वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि इतनी अजीब चीज को कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। तभी वो कहते हैं कि आपके एंसेस्टर ने कुछ दिनों के लिए कल्टीवेट करने के लिए आपको पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं कहा था। मेरे पास एक अच्छा थॉट है, वो चीज आपके लिए काफी मददगार होनी चाहिए और हो सकता है कि आपको 2nd स्टार पर भी ब्रेक थ्रू करा दे। ऐसा कहते वो भुएं चढ़ा लेते हैं और उनके चेहरे पर अजीब ही फेस इंप्रेशन होते हैं। तभी जन कहता है 2 स्टार, डैम इट, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये इतना इजी कैसे हो सकता है? इस कॉन्टिनेंट में किसी के लिए भी 2 स्टार डाउडी पहले ही एक अट्रैक्टिव प्लेस था। तभी जानलाओ वर्ड दर वर्ड कहते हैं जो क्लेन के चारों ओर जो माउंटेन है उसे हेवनली डेमन माउंटेन रेंज या कि डेवेंस का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तभी जॉन कहता है डेमेंस का ग्रेवयार्ड। तभी जॉन कहता है अगर इसके अंदर कोई इतनी अच्छी चीज है भी तो मैं इसे कैसे पा सकता हूँ? आखिरकार जो 1 स्टार डाउडी से 2 स्टार डाउडी तक प्रमोट कर सकती है, ये तो बहुत सारे लोगों के लिए एक अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये दूसरों के द्वारा छीन लिया जाएगा, मेरी तो बारी ही नहीं आएगी। ये देखकर जानलाओ तुरंत ही कहता है हाँ, हम लोग डेमेंस की प्लेस को जान सकते हैं, लेकिन ये टावर कई हिडन प्लेसेस को भी आपको बता सकता है और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो तुम इस टावर की लेयर्स पे जाकर देख सकते हो। आकर देख लो, मुझे विश्वास है कि इसके बाद तुम मुझ पर विश्वास जरूर करोगे। तभी उसकी बात को सुनकर जोयान अपना सेल लगाता है और दूसरी मंजिल से पहली मंजिल में आ जाता है और उसके बाद उसकी नजर टावर के ऊपर जाती है। जॉन ने देखा था कि टावर्स के ऊपर काफी सारी मिस्टीरियस लाइनें थी और जॉन देख सकता था कि ये 2 मिस्टीरियस लाइनें, ये अजीब सी मिस्टीरियस लाइनें 2 काफी स्ट्रिक्ट एशियंट रूइन से क्रिएट हुई हैं। साथ ही एशियंट रूइन इतने ज्यादा कठिन थे कि ये लोगों को चक्कर में डाल सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनके हर एक लाइंस में हेवन और अर्थ की रियल पावर हो। साथ ही काफी ज्यादा मैजिकल भी लग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जोयान भी चौंक जाता है और सामने के सीन से काफी ज्यादा शौक रहता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मल सी लेयर में भी इतनी मिस्टीरियस चीजें होंगी। हालांकि लॉन्ग टाइम तक देखने के बाद जॉन कहता है शायद ये एक मैप है। और इसके बाद जॉन ने देखा था कि इनमें और इन अजीब लाइनों में जो क्लेन के आसपास का जो माउंटेन था वो भी एक था और उसकी पोजीशन को सटीक तौर पर मार्क किया गया था और इसमें सभी बड़े बड़े और छोटे छोटे सेक्ट भी थे जिनके अजीब से प्रिंट्स इसमें बनाए गए थे, जिससे जॉन अंदाजा लगा सकता था कि ये कोई एशियंट मैप है। जिसपे जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, ये मैप है, ये डी झोउ का मैप है जहाँ आप हैं और मुझे लगता है कि आप स्वाभाविक तौर पर तियानमो माउंटेन रेंज के नीचे के पैटर्न को समझेंगे। और इसके बाद वो जोयान के पास पहुंच जाते हैं। जोयान भी इसे ध्यान से देख रहा होता है और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक काफी बड़ा पैलेस हो। और इसके बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपेयर करता है, तभी वो जगह जॉन की स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करने लगती है और वहाँ से एक पैलेस ऐसे दिखाई देता है जैसे वो रियल हो। तभी जानलाओ तुरंत ही कहता है हाँ, ये एक अंडरग्राउंड पैलेस है। जॉन की आंखें धुंधली उस इमारत को देख रही होती जो कि एक अंडरग्राउंड पैलेस होता है और अब जोयान को जानलाओ की बात पे पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि ये गोल्डन टावर वास्तव में कुछ हिडन प्लेसेस को और मिस्टीरियस जगहों को जोयान को दिखा सकता था। ये सुनकर जानलाओ कहते तो अब लड़के मुझ पर विश्वास करते हो तो अब तुम्हें डेमेंस के ग्रेवयार्ड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें जल्दी से अपने फ्लेम मंत्र से भी फैमिलियर होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कंप्लीट फ्लेम मंत्र का यूज करने में कैपेबल हो जाओ और उसके बाद रेडी रहना, हम तियानमो माउंटेन रेंज पर चलेंगे। और ऐसा कहते वो हंसने लगता है तो जॉन भी अपना सेल आता है क्योंकि अब उसके बाद फ्लेम मंत्र का कंप्लीट पैकेज आ गया था, तो अब वो इसे कल्टीवेट करना चाहता था। इसलिए वो धीरे धीरे अपने थॉट्स को असेंबल करता है और काफी ज्यादा ह्यूज इंफॉर्मेशन को और कुछ टाइम के साथ इसे फैमिलियर खुद से कराने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है। इसलिए जोयान कोई रिफाइनिंग या कि गोल्डन टावर के इस लेयर के सेंटर की तरफ जाने लगता है। साथ ही जॉन देख रहा था कि वहाँ पे लॉन्गी जिसने
फिर लाइटिंग को ऑब्जर्व किया था, धीरे धीरे क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था और उसकी पावर में काफी सुधार हुआ था। जिसके बाद जॉन लॉन्गी से कुछ ही दूरी पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी मेरिडियंस में जो फेंगजू के कारण या कि न्यू फ्लेम मंत्र के कारण क्रिएट हुई थी उनसे खुद को फैमिलियर कराने लगता है और अपनी बॉडी की एम्परर कुई को उसके अंदर से फ्लक्चुएट कराने लगता है। थोड़ी देर तक नए फ्लेम मंत्रा को कल्टीवेट करने के साथ ही साथ जो लॉन्ग द्वारा दी गई मेडिसिनल पिल्स को ऑब्जर्व करने के बाद जोयान 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल के पीक लेवल तक आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही जॉन सोचता है कि उसे ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे में उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जॉन तुरंत ही आंखें बंद करके फ्लेम मंत्रा के ऑपरेशन को एक्टिवेट कर देता है और एक स्कारलेट रेड कलर की लेयर जोयान की बॉडी से बाहर निकलकर जोयान को पूरी तरीके से ढक लेती है, जिससे जॉन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब ढक लिया तो जॉन कैसे दिख रहा था। जिसके बाद जोयान के दिमाग फ्लेम मंत्रा को कंट्रोल कर रहा होता है और फ्लेम मंत्रा पूरी मेरिडियंस को और प्योर एनर्जी को जॉन की मेरिडियन से काफी स्पीड के साथ जॉन की बॉडी में सर्क्यूलेट कर रहा होता है। जिसके बाद जॉन की बॉडी के अंदर धीरे धीरे फ्लेम्स की लपटें उठने लगती हैं। ये देखकर ओल्ड जॉन थोड़ा सा स्माइल करते हैं और उनका फिगर फीका पड़ जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद जॉन को कल्टीवेट करने में अब बहुत टाइम लगेगा, तो वो भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाई देता है जहाँ पे एल्डर्स की बात चल रही होती नहीं, क्लेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग नए आए हुए बंदे को यहाँ के एटमॉस्फेयर से नेचुरली क्रिएट होने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हमें 3 साल तक उसकी जांच करनी चाहिए। और ऐसा कहते वो एल्डर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली इस बात को रख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता कि जोयान को इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को चेंज करने में कम से कम 3 साल तो लगेगा। दूसरी तरफ हॉल के बीच में बैठे हुए जियोली और जो लॉन्ग जोयान को जल्द से जल्द क्लेन के अंदर एज अ मेंबर एक्सेप्ट करना चाहते थे और वो इस पक्ष के अंदर होते हैं और चर्चा लगभग 2 घंटे तक चलती रहती है। लेकिन जैसा कि जियोली की उम्मीद थी, वास्तव में काफी सारे एल्डर ऐसे थे जो कि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए दोनों ग्रुप आखिरकार समझौते पे आते हैं और एक किसी स्पेशल ओकेजन पे इसे डिसाइड करने का सोचते हैं। आखिरकार जॉन एक टैलेंटेड पर्सन था तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका विरोध करने का रीजन भी पर्याप्त था। आखिरकार फैमिली के रूल्स थे और इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ जो लॉन्ग के फेस इंप्रेशन तो काफी ज्यादा भद्दे होते हैं और वो तुरंत ही मेज पर अपना हाथ पटकते हैं और मेज भाई भूसा हो जाती है वो, और उनकी और के कारण आसपास के चाय के कप चकनाचूर हो जाते हैं। हालांकि जियोलॉन्ग का बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसलिए काफी सारे एल्डर्स उसे रोक देते हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी होते हैं। साथ ही जियोलॉन्ग भी काफी उदास थे कि जॉन जैसे टैलेंटेड पर्सन को अगर जल्द से जल्द एक्सेप्ट नहीं किया गया और फैमिलीज के रूल्स के अकॉर्डिंग 3 साल तक इंतजार किया गया तो एम्परर मिंग जैसे पर्सन के द्वारा उसे खींच लिया जाएगा और उस टाइम पे उनके पास आंसू बहाने तक का टाइम नहीं होगा। साथ ही तब तक कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो किसी दूसरे क्लेन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो अपनी पावर को नेचुरल नहीं कर लेता वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि सभी एल्डर जब जियोलॉन्ग को नाराज होता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही अपना गर्दन और चेहरा सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि जियो क्लेन में जियोलॉन्ग की पोजीशन जोली के बाद 2nd लेवल पर थी और अगर जियोलॉन्ग गुस्सा थे तो कोई भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि जब जियो क्लेन के काफी सारे एल्डर बोलने से डर रहे होते तभी कोने में बैठा हुआ एक एल्डर अचानक से खड़ा होता है और कहता है क्लेन के रूल्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। हालांकि क्लेन के मेंबर्स को पहले से ही क्लेन के नेचुरलाइजेशन की जानकारी देना वास्तव में थोड़ा गलत है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जॉन वास्तव में काफी टैलेंटेड पर्सन है और हर किसी ने भी ये देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे जल्द से जल्द इस माहौल के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जोयान को पहले उससे स्ट्रॉन्ग पर्सन को चैलेंज करना होगा और अगर वो जीतता है तो 1 साल बाद क्लेन उसे चैलेंज करने के लिए 1 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज के वॉरियर को चूज करेगा और अगर जॉन जीत जाता है तो जॉन को क्लेन का मेंबर बना लिया जाएगा। बाकी एल्डर्स क्या सोचते हैं? जिसके बाद वो कहता है मौजूदा सिचुएशन के साथ मुझे डर है कि यही एकमात्र तरीका है। ये सुनकर जियोलॉन्ग का चेहरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। साथ ही जोली जानता था कि यह तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन अभी केवल एकमात्र यही तरीका था और अगर जॉन को पहले क्लेन के अंदर मेंबर बनाना था तो उसके लिए सबको समझाना था कि जॉन वाकई में ये डिजर्व करता है। इसलिए वो तुरंत ही जियोलॉन्ग की तरफ देखते हुए कहते हैं ये ठीक है। जियोलॉन्ग आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों जियोलॉन्ग जो अभी भी गुस्से में थे वो तुरंत ही जियोलॉन्ग की तरफ देखते हुए कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल और लेट स्टेज के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, क्या आप नहीं जानते? क्या ये पूछना बहुत गलत नहीं होगा कि 1 स्टार डाउडी 1 साल बाद लेट स्टेज के बारे को चैलेंज करे? आखिरकार एक बंदा 1 साल के अंदर लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है? क्या आपको लगता है कि जोयान लेट स्टेज पर प्रमोट हो पाएगा? तो इसमें और जोयान को क्लेन का मेंबर न बनाने में क्या डिफरेंस है? तभी जियोली कहता है कि आपको शर्त लगाना पसंद नहीं है तो हम फिर से शर्त क्यों नहीं लगाते। इस टाइम पे वो जियोलॉन्ग की तरह नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो जियो क्लेन का चार्ज संभालता था और मेन एल्डर था। हालांकि पिछले अपार्टमेंट में वो जियोलॉन्ग जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी फाइटिंग कोई अभी भी काफी ज्यादा अच्छी थी और उसने हमेशा से देखा था कि जॉन की चीजें काफी ज्यादा मिस्टीरियस और जॉन काफी टैलेंटेड है और पहली बार रिट्रीट के साथ मिड स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना वास्तव में कोई भी उसके साथ चैलेंज नहीं कर सकता था। इसलिए वो वास्तव में देखना चाहता था क्या जोयान 1 साल के अंदर लेट स्टेज 1 स्टार फाइटिंग एम्परर या कि डाउडी को हरा सकता है। हालांकि सच की बात सुनते ही जियोलॉन्ग की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन वो हेल्पलेस तरीके से सेल आता है और जियोलॉन्ग था भी ऐसा ही, उसे जुए की लत जो ऐसी थी। तभी वो कहता है कौन सा दाव लगाओगे? तभी जियोली कहता है चलो शर्त लगाते हैं, जोयान चैलेंज जीत सकता है, ये कैसा रहेगा?
और ऐसा कहते हुए जियोली अपनी भुआ उठाता है और जियो लॉन्ग की तरफ देखता है तो जियो लॉन्ग तुरंत ही कहता है नहीं, मैं भी जुआन के जीतने पर ही दाव लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी केवल इंटरमीडिएट लेवल पर है और लेट स्टेज पर वो कैसे जीत सकता है, क्या ये पॉसिबल है? आखिरकार ये पूरे एक अलग ही लेवल का डिफरेंस है। क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? दोस्तों, जिन लोगों ने जुआन के स्टार्टिंग नेचुरलाइजेशन पर आपत्ति जताई थी वो तो अपने दिल में खुश हो रहे होते हैं। साथियों ने पता था कि जियोली जियो क्लेन के मैनेजर थे और जियो लॉन्ग थर्ड एलर, और अगर ये क्लेन्स के रूल के लिए नहीं होता तो वो लोग भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते, और अगर जोयान उन्हें नहीं हरा पाता तो किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं होता। तभी जियोली स्माइल करते हुए कहता है तो फिर आप जोयान के हारने पर दाव लगा रहे हैं, जिसपे सभी एल्डर्स के सामने जियो लॉन्ग जोली की तरफ देखते हुए हेल्पलेस तरीके से हिला देते हैं, जिसके बाद जोलोंग हाथ हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसपे जोलोंग कहता है हर कोई अब बैठक को खारिज किया जाता है, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और बैठक खत्म होने के बाद जियो क्लेन का एक एल्डर एक कमरे में बैठा हुआ होता है और उसके बगल में एक यंग लड़का खड़ा हुआ होता है जिसके चेहरे पर काफी अजीब भाव थे। जिसके बाद वो कहता है एंसेस्टर, आप जोयान, क्या आप उसे मारना चाहते हैं? इस टाइम पे वो लड़का काफी उदास होता है और चुपचाप अपने हाथों को खुजलाते हुए जमीन में झुक जाता है। तभी ये देखते हुए एल्डर गुस्से में कहते हैं बेटा कुछ भी बेवकूफी मत करना, वो अब जियो क्लेन का नंबर 1 पर्सन है, यहाँ तक कि जो कोई वो भी उसके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, और अगर तुम उसे मार दोगे तो ये केवल तुम खुद की मौत का दावत दोगे। लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटजी सच में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही तो अगर वो नेचुरलाइजेशन को कंप्लीट करना चाहता है तो उसे क्लेन के एक मेंबर को चैलेंज करना होगा जिससे एक लेवल ऊपर हो, तो ये तो सामने से खुद की हत्या का ऑफर होगा। साथ ही अगर वो इस चैलेंज को चूक जाता है तो कंपटीशन में उसके लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है। तो क्या ये पहले से ही काफी नहीं है? जिसको वो बंदा भी सिर हिलाता है, लेकिन उसके दिल में तो अलग ही थॉट चल रहे होते हैं और उसकी खुद की स्ट्रेटजी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।